से जो होता है, व्हाई द हेवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर ऑन अर्थ इन एनी मीडियम। तो जैसा कि हमने पहले रील में देखा, एक भारी ऑब्जेक्ट, एक हल्का ऑब्जेक्ट, जब दोनों को गिराया तो भारी ऑब्जेक्ट गिरा पहले और हल्का ऑब्जेक्ट टाइम लिया, ठीक है? तो इसका आंसर आप जानते हैं, सभी बोलेंगे कि भारी ऑब्जेक्ट वेट की वजह से, ज़्यादा वेट है, ज़्यादा फोर्स है, इसलिए गिरता है जल्दी नीचे, ठीक है? बट उसका एक्सप्लेनेशन में फिर जब वही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया, अभी भी वेट अलग-अलग है, एक ऑब्जेक्ट भारी है, एक ऑब्जेक्ट हल्का है, राइट? बट वो दोनों साथ में गिरे, मीन्स जो बॉडी का जो बॉडी गिर रही थी, उसका जो वेट या मास है, वो रीज़न नहीं है। हल्का और भारी दोनों चीज़ें साथ में गिर रही हैं वैक्यूम में, हमने देखा। तो मीन्स उसका भारी होना वो रीज़न नहीं है क्यों वो तेज़ गिरी। बट जैसा कि हम ग्रेविटेशनल लॉ से जानते हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, वो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट? तो अगर जब 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के गिर रहे थे वैक्यूम में भी, तो फोर्स बड़े ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा होगा और छोटे ऑब्जेक्ट पे कम, क्योंकि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या रीज़न है दोनों साथ में गिरे? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसी भी रील्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं, ये पेन है, इसको छोड़ते ही ये ज़मीन पे गिर गया, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं किस वजह से गिरा, इसका कारण है ग्रेविटी, राइट? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हज़ारों साल से साइंटिस्ट, हमारे पूर्वज रिसर्च करते आए हैं। आर्यभट्ट से लेकर कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, इन सब थ्योरीज को अपग्रेड करते 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 हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं जहां पे हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ जानते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ये हज़ारों साल का ज्ञान है, लेकिन अगर आप इनको 10-15 सेकंड और 1 मिनट की रील से समझना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट देखते हैं हम इन रील से कितना सीख पाते हैं, ठीक है? तो मैं प्ले करता हूँ एक रील। इस रील में देखा कि इन्होंने, एक सर हैं, इन्होंने बुक और एक पेज जो डिफरेंट डिफरेंट मास का था, दोनों साथ में गिराया, ठीक है? लेकिन बुक पहले गिरी, पेज बाद में गिरा। तो इसका फिर इसके बाद में इन्होंने वापस से एक्सपेरिमेंट किया और बुक के ऊपर पेज को रखा और गिराया तो दोनों साथ में गिरी। फिर सवाल ये पूछा है कि अलग-अलग गिराने पे क्यों बुक तेज गिरी और पेज धीरे, और जब एक साथ गिराया, एक के ऊपर एक रख के, तो क्यों एक साथ में गिरी, ठीक है? ये है हमारा दूसरा रील। तो इस रील से आपको इसका कुछ हद तक आंसर मिलेगा, ठीक है? इसको प्ले करके देखते हैं। ये शायद ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट इसमें ये दिखाया है कि जब नॉर्मली एक फेदर और एक बॉल को गिराया गया, ठीक है? तो बॉल तेज गिरी, फेदर धीरे-धीरे गिरा, ठीक? फिर बट उसी एक्सपेरिमेंट को जब हमने एक वैक्यूम चैम्बर में किया, तो बॉल और फेदर दोनों साथ में गिर रहे थे, ठीक है? ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हमें मिल जाता है नॉर्मली, कहीं भी आप सर्च करेंगे या रील्स देखेंगे तो इसके अगेंस्ट में ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ठीक? और उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस लगता है जो कि एयर के द्वारा होता है। एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो फोर्स वीक होता है और चीज़ें धीरे गिरती हैं, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ये इफेक्ट होता है। तो कोई चीज़ धीरे गिरती है, कोई चीज़ तेज गिरती है, बट ये सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ग्रेविटी के बारे में, ठीक है? एक इसका और एस्पेक्ट है जो तीसरी रील में दिखता है हमारा, ये है हमारे वेटलेसनेस के बारे में। तो कोई चीज़ गिरती है तो वेटलेस क्यों होती है? तो उसका एक एग्जांपल है। तो इसका स्लो मोशन में देखिएगा क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब पानी की बॉटल को होल्ड किया गया था जिसमें छेद थे, तो पानी उससे बाहर आ रहा था, बट जब बॉटल को गिरा दिया गया, जो बॉटल गिर रही थी, तो उससे पानी बाहर आना बंद हो गया। इसका रीज़न भी आप लोग सर्च करेंगे तो जान सकते हैं कि ग्रेविटी वाटर को पुल करती है, बट वो क्योंकि एक कंटेनर में है, उसके पास बाहर निकलने का नीचे जाने का रास्ता नहीं है। बट जैसे ही वो होल होता है तो पानी के बॉटल में, तो पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है? उसको एक एस्केप रूट मिल जाता है। बट सेम चीज़ जब वो गिर रही होती है तो ग्रेविटी एक्ट नहीं होती, क्योंकि
वो बॉडी फ्रीली मूव हो रही है डाउनवर्ड्स, और तो उसको पानी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी ऑलरेडी ग्रेविटी के अंडर में इन्फ्लुएंस में मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें इन्होंने रील में समझाई, बट कुछ सवाल जो अभी भी अनआंसर्ड है, ठीक है, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला सवाल इस रील को देखने से जो उठता है, व्हाई द हेवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर ऑन अर्थ इन एनी मीडियम। तो जैसा कि हमने पहले रील में देखा, एक भारी ऑब्जेक्ट एक हल्का ऑब्जेक्ट, जब दोनों को गिराया तो भारी ऑब्जेक्ट गिरा पहले और हल्का ऑब्जेक्ट टाइम लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हैं, सभी बोलेंगे कि भारी ऑब्जेक्ट वेट की वजह से, ज्यादा वेट है, ज्यादा फोर्स है, इसलिए गिरता है जल्दी नीचे। ठीक है, बट उसका एक्सप्लेनेशन में फिर जब वही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया, अभी भी वेट अलग अलग है, एक ऑब्जेक्ट भारी है एक ऑब्जेक्ट हल्का है, राइट, बट वो दोनों साथ में गिरे। मीन्स जो बॉडी का जो बॉडी गिर रही थी उसका जो वेट या मास है वो रीजन नहीं है, हल्का और भारी दोनों चीजें साथ में गिर रही हैं वैक्यूम में, हमने देखा। तो मीन्स उसका भारी होना वो रीजन नहीं है क्यों वो तेज गिरी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया अभी, वो एयर का रेजिस्टेंस एक्ट होता है फेदर पे, तो वो उसको स्लो कर देती है। तो मीन्स इस ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस, जो वो फोर्स जब हम वो मीडियम हटा देते हैं एयर, तो वो ऑब्जेक्ट का वो रेजिस्टेंस हट जाता है, राइट। वो रेजिस्टेंस हटने के बजाय फिर वो ऑब्जेक्ट फास्ट गिरता है। बट जैसा कि हम ग्रेविटेशनल लॉ से जानते हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो अगर जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के गिर रहे थे वैक्यूम में भी, तो फोर्स बड़े ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा होगा और छोटे ऑब्जेक्ट पे कम, क्योंकि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या रीजन है दोनों साथ में गिरे? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसी भी रील्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए और डिटेल में समझते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि उसको देखते हैं। व्हाई फ्री फॉलिंग बॉडीज फील वेटलेस। कि जैसा हमने तीसरे रील में देखा कि जब पानी गिर रहा था तो उससे पानी निकलना बंद हो गया, बॉटल जब गिर रही थी, राइट। तो और आप लिफ्ट में भी जब जाते हैं तो जब लिफ्ट नीचे फ्री फॉल होती है या कोई भी चीज़ फ्री फॉल होती है तो आप वेटलेसनेस फील करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पुलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स है। तो इनमें से क्या रीजन है जो ऑब्जेक्ट को पुल करता है अर्थ की तरफ? उसी से एक और सवाल आता है, व्हाई इफ द फोर्स इज मोर फॉर बिगर मास बट द ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जब आपका फोर्स डिफरेंट है, बिगर मास पे फोर्स डिफरेंट है, ठीक है, और स्मॉलर मास पे फोर्स डिफरेंट है, तो दोनों के लिए ग्रेविटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, राइट। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं मिलेगा उन रील्स में या किसी और रील्स में। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत डेप्थ में चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। ठीक है, फिर सवाल एक उठता है कि क्या ग्रेविटी चेंज होती है, इफ यस व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, तो ये 7 सवाल हैं हमारे, जिनमें से कुछ के आंसर तो हमें मिल जाते हैं कि मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है तो सेम होता है, बट उस पर अगर सेम स्पीड से गिर रहे हैं वैक्यूम में, तो सवाल उठता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़्यादा है कम है, वो कैसे सेटिस्फाई होता है। तो ये दो सवाल आंसर्ड अनआंसर्ड रह जाते हैं, ग्रेविटी कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन क्या है, दोनों को डिफरेंट एंगल से देखना होगा हमें। तो बढ़ते हैं आगे, पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, ये हमने देखा होगा, अर्थ है, मून है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो होता क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। कोई भी दो मास होंगे, ठीक है, एक रेंज के अंदर में, तो उनके बीच में एक फोर्स होगा। ठीक है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अभी के लिए हम इतना जानते हैं। और इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एनिमेशन की हेल्प से। ये अर्थ है, एक बिगर मास है, ये दो छोटे मास है, एक, ठीक है, M1 M2, ये दोनों साथ में अर्थ की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों बॉडीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप पढ़ते हैं 11 ट्वेल्थ में और 9 10th में भी, ठीक है, उसी का एलिवेटेड वर्जन है। तो सबसे पहले हम दो मास कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, M1 और M2 मास, राइट। ये दो मास एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक, ये हम हर स्कूल के बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जब डिराइव करते हैं
F is directly proportional to the product of their masses, mass 1, m1, m2, and inversely proportional to their square of the distance. ठीक, तो यहाँ से जब हम रिलेट करते हैं तो हमें निकल के आता है ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बिटवीन देम. दिस डिस्टेंस इज सेंटर टू सेंटर, राइट. तो यहाँ से हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट इसको हटा के कांस्टेंट जोड़ सकते हैं. तो जब किसी भी चीज को इक्वेट करते हैं तो हम उसमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, राइट. तो यहाँ से आपका ये आ जाता है फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट. ठीक, ये कांस्टेंट लगाया हमने और ये हमने यहाँ से देख ही लिया फॉर्मूला से. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला एक बन के आ जाता है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का. ठीक, अब ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ मासेस व्हिच ऑलवेज वांट टू कंबाइन. मींस दो कोई भी बॉडी है अगर वो पास में है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि उनको हमेशा कंबाइन करने की कोशिश करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा. ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट विद सिंगल मास. अगर एक मास है, आपने फॉर्मूले में देखा वहां पे m1 m2 था, राइट. अगर वो सिंगल मास है, दूसरा मास नहीं है, तो दूसरा मास अगर जीरो होता है तो वहां पे उस पर कोई मास ही नहीं, तो उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं. मींस ग्रेविटी अकेले मास से एग्जिस्ट नहीं कर सकती. उसको फील करने के लिए ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको एक दूसरा मास चाहिए ही चाहिए, राइट. तीसरा पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो आपने ये दो फॉर्मूले में देख ही लिया. फोर्थ पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम. तो अब यहाँ पे एक सवाल हो जाता है, ये हम इसको समझेंगे बाद में, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम तो उस केस में एयर जो मीडियम था तो कैसे वहां पे एयर की मीडियम की वजह से हमारा जो मोशन था ऑब्जेक्ट का फॉलिंग का वो इफेक्ट हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम होना चाहिए मीडियम चाहे जो भी हो, राइट. तो वो मीडियम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ. तो कैसे बॉडी इफेक्ट हुई? तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा फोर्स. ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है और इस तरह के कई सारे फोर्सेज हैं. ठीक, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आप सब जानते हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस देयर इज अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी वो बॉडी अपना फॉर्म चेंज करेगी. ठीक, सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर कहीं भी किसी भी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट करेगी. सिंपल सी बात है. ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी, अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन होता है. ठीक है, तो हर केस में ये अप्लाई करता है. जैसे आप खड़े हैं, अगर आपका वेट 100 kg है और आप अर्थ पे 100 kg वेट लगा रहे हैं, तो अर्थ भी आप पे 100 kg का एक अपोजिट रिएक्शन लगाता है. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारे कई सारी चीज़ें एरोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स वर्क करती हैं. ठीक है, वो मीडियम चेंज होता है, वहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है, वो सब हम पढ़ेंगे बाकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल से. बट अभी के लिए फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं. ठीक है, ये 3 लॉज हमने जान लिए जो कि गवर्न करते हैं अर्थ पे होने वाली सारी एक्टिविटीज को. ठीक, तो अभी हम जा रहे हैं ग्रेविटी को समझने के लिए, हमें जाना है अर्थ के बाहर. ये दो चीज है, कोई भी चीज तब तक मूव नहीं करती जब तक वो इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स जीरो, राइट. नेट फोर्स जीरो मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाता है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम मानी जाती है. वो बॉडी तभी मूव करेगी जब उस पर कोई एडिशनल फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लगे. मींस एक फोर्स इधर से था 5 न्यूटन, इधर से लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन फोर्स, इस पे नेट जो फोर्स होगा वो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा और वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी. एंड दैट बॉडी इज नाउ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन मोशन. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए आपको एक नेट फोर्स चाहिए. जब तक ये नेट फोर्स नहीं लगेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी. ठीक, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये सब की बातें करते हैं, बट अभी सिंपल अर्थ के रिस्पेक्ट में हम यही समझते हैं. ठीक, अब आते हैं ग्रेविटी पे. ग्रेविटी क्या है, जैसा हमने बताया, एक्सेलरेशन. इट्स नॉट अ फोर्स. ये एक्सेलरेशन आता कहाँ से? बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने देखा. ठीक है, F इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट. उस फोर्स से ये आता है ग्रेविटेशन. अभी कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं क्विकली. ठीक है, ये आपका अर्थ है, इसकी एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक मास, छोटा मास मानते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है. ठीक, वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक, तो ये क्यों होगा? क्योंकि इसका मास m है और ये एक्सेलरेट कर रही है a
ए एक्सेलरेशन से सपोज करिए, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन आएगा इस मास पे, वो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए यहां से निकल आता है आपका फोर्स अपॉन मास, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ की वजह से जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है, अर्थ एक फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड्स, इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वो ये है, ठीक। अब हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या है यूनिवर्सल लॉ से, ठीक है। इसको हम ए को जी भी लिख लेते हैं क्योंकि अर्थ के द्वारा लगाई गई एक्सेलरेशन दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है उसको ग्रेविटी कहते हैं, तो जी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है आपका जी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन एम, राइट। पता है कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जी इंटू एम इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से ये फॉर्मूला जब हम इक्वेट करते हैं इनको, तो क्या होता है, ये मास और ये मास कट जाता है, ठीक है, और आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये है ग्रेविटी, ठीक है। ये है ग्रेविटी, वो था ग्रेविटेशन फोर्स, ये है ग्रेविटी, और इसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब हम इससे निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ये जो आप जानते हैं ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो आती कैसे है, ठीक है। अब हम इसी में रखेंगे इसकी वैल्यूज, ठीक है। ये हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हम जानते हैं 9.8 है, वो कैसे आती है। इसी फॉर्मूले में आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू जो कि अर्थ का रेडियस है, राइट। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस पर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ये अगर आप ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, वो कैसे होगी हम अभी समझेंगे, ठीक। अब इसी चीज को हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था, थर्ड लॉ में, कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर अर्थ यहाँ पे अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा। और हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी देखा कि दो फोर्सेस के बीच दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है वो एफ इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू द स्मॉलर मास, ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अर्थ तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, बट क्या ये ऑब्जेक्ट अर्थ को भी एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। बट उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि वो नेग्लिजिबल होगी एक्सेलरेशन के। बट अगर यही ये ऑब्जेक्ट हम अर्थ के कंपेरेबल साइज का रख दें, मून रख दें या कोई और प्लेनेट रख दें इतने क्लोज, तो वो वैल्यू इतनी होगी कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ को, ये अर्थ जो बड़ा मास होगा, वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट तो करेगा ज़्यादा एक्सेलरेशन से, बट ये ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेलरेट करेगा, उससे कम वैल्यू होगी बट एक्सेलरेट करेगा। बट हम वो फील नहीं कर सकते जब तक हम अर्थ में हैं। उसको फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक्सेलरेट हो रही हैं, ठीक है। तो हमने देखा था 9.8 मीटर पर सेकंड आया था हमारा जी की वैल्यू, राइट। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। सिर्फ ये है कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पे जो होगा, इसमें जो मास होगा वो मास चेंज हो जाएगा। अभी हम इसका मास लेंगे क्योंकि फोर्स इस पे एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। तो ये मास हो जाएगा, यहाँ पहले स्मॉल एम था, अभी कैपिटल एम हो गया। सेम वे में जैसे स्मॉल एम कटा था, यहाँ पे कैपिटल एम कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जी डैश से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो कि ये बॉडी अर्थ पे लगाएगी। बट इसकी अगर वैल्यू निकालें हम, ठीक है, सेम वैल्यूज पुट करके, सेम डिस्टेंस, सेम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सिर्फ जो चेंज हुआ वो आपका मास, राइट। जब मास हमने मान लिया 100 केजी, अगर वो मास 100 केजी है, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो इतना छोटा होगा, देख रहे हैं आप, 9.8 मीटर पर सेकंड का 10 की पावर माइनस 22। इतना कम एक्सेलरेशन आप कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है और अर्थ के रिस्पेक्ट में ही हर चीज एक्सेलरेट हो रही है, ठीक। जो पॉइंट है वो है एट अ हाइट, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे है तो क्या होगा, तो जब एक हाइट पे है, उसकी फील्ड में है बट हाइट पे है, तो उसका जो वो आता है आपका फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होता है, वो आर में डिस्टेंस बढ़ गया। पहले जब सरफेस पे थे आप सिर्फ आर था, ठीक है, अर्थ के सेंटर से वो मास सेंटर, बट ये अब एच हाइट बढ़ गई, तो यहाँ पे सिर्फ आप आर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे। मीन्स जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, आपकी इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। कारण क्या है कि ये वैल्यू बढ़ेगी, जी कम होगा। मीन्स सरफेस पे जो ग्रेविटी है जी, और ये जो जी एच और जी एस, ठीक है, सरफेस पे है, और ये जी एच इस हाइट पे है, तो ये हमेशा जी एच जो है स्मॉलर होगा जी एस से। मीन्स कोई भी बॉडी अर्थ से दूर स्लो एक्सेलरेट करेगी, और अर्थ के जैसे जैसे पास आएगी वो और फास्ट 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 एक्सेलरेट होती जाएगी। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे सवालों के आंसर कहाँ से मिलते हैं। अब क्वेश्चन पे था हमारा कि व्हाई दी हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर ऑन अर्थ इन एनी मीडियम। अब इसका आंसर ढूंढते हैं जितना भी हमने सीखा, ठीक है।
तो यहाँ से तो ये पता चलता है फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर मास, ये स्मॉल मास की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। ये मास, अर्थ का मास कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है मान लीजिए, ठीक है। हम मास बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो बड़ा मास है उसमें ज़्यादा फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको यहाँ से लगेगा कि इस ज़्यादा फोर्स की वजह से ये बड़े ऑब्जेक्ट गिरते हैं, राइट। हैवियर ऑब्जेक्ट्स फास्टर गिरते हैं बिकॉज फोर्स ज़्यादा है बड़े मास पे। फिर दोबारा सवाल ये उठता है, तो वैक्यूम में क्यों ऐसा नहीं होता? तो एक रीज़न है रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, जैसा आपने रील में देखा, बताया सबने। बट एट द सेम टाइम वो एक एडिशनल फोर्स है जो ग्रेविटी को कम करती है, ठीक है, उस फोर्स को कम करती है। बट जो मेन रीज़न है वो ये है, ये छोटे मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि वो कैंसल आउट हो गया इसके मास से। जितना मास जो फोर्स इस पे लग रहा था, राइट, जब हमने mg से इक्वेट किया उसको, तो mm कैंसल आउट हो गया, तो छोटे मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये वो फोर्स है जो अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, जो कि ये है। तो वो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, चाहे वो बड़ा मास हो चाहे छोटा मास हो, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा है, सॉरी सेम एक्सेलरेशन लगा रहा है, फोर्स नहीं, फोर्स अलग है बट एक्सेलरेशन सेम है। बड़े और छोटे पे फोर्स डिफरेंट है बट एक्सेलरेशन सेम है। अब फिर सवाल उठता है कि अगर वैक्यूम में फोर्स डिफरेंट है, राइट, बड़े और छोटे पे, तो ग्रेविटी आपका चीजें सेम कैसे गिर रही हैं, राइट। हमने ये देखा यहाँ से ग्रेविटी सेम है। फिर आता है क्वेश्चन फ्री फॉलिंग को। फ्री फॉलिंग में वेटलेस क्यों होते हैं? इसका रीजन भी हमने देख लिया कि जिस फोर्स को जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है, तब तक वो मूव होता रहता है, और जब तक वो मूव होता रहेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तब तक उसमें कोई वेट नहीं है, उस पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स के अगेंस्ट में मूव हो रहा है। जैसे ही उसमें एक रेजिस्टेंस लगेगा, आप अर्थ पे आएंगे या पानी में जाएंगे, तो उस आपका वो वेट आप फील करेंगे, वो रिएक्शन है, क्योंकि जब तक आप गिर रहे कोई रिएक्शन नहीं है अर्थ से, राइट। तो इस वजह से आप वेटलेस फील करते हैं। वेट तभी फील करते हैं जब उसमें आपको कोई रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर तो सेम है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और मूव हो रही है, ठीक। सोर्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। व्हाई इफ द फोर्स इज मोर फॉर बिगर मास बट द ग्रेविटी इज कांस्टेंट? हमने ग्रेविटी का रिलेशन देख लिया डिस्टेंस के हिसाब से, राइट। आप जब डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो रही है, बट मास के हिसाब से ग्रेविटी का क्या रिलेशन है? आपने यहाँ पे देखा वापस क्या, कि जो ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है अगर, ठीक है, बिगर मास हो चाहे स्मॉलर मास हो, मास पे डिपेंड ही नहीं करती ग्रेविटी, राइट। इसलिए ग्रेविटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं जब आप इक्वेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को उसके वेट से। डज द ग्रेविटी चेंजेस व्हेन एंड व्हाई? देख लिया ग्रेविटी कब चेंज करता है। द ओनली कंडीशन फॉर द ग्रेविटी टू चेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी चेंज होगी, जैसे जैसे आप अर्थ पे रहेंगे वो मैक्सिमम रहेगी, अर्थ के अंदर जाने पे वापस से ग्रेविटी कम होती है बट स्पीड नहीं कम होती, वो बॉडी फिर भी नीचे जाती रहेगी विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन कम होता रहेगा, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट बॉडी फिर भी नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने चाहे, और वो जितना आप समझ पाए होंगे उन रील से, उससे ज़्यादा इससे समझ पाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. Let's see why to choose Funnel Edu World. Virtual live classes. Combination of self-paced and supervised learning with subject experts. Watch recorded classes anytime, anywhere. Enhance learning experience. 360-degree learning, online tests and reports. Structured learning with text, audio and video. Interactive live and recorded classes. Practice questions, course-wise, chapter-wise and topic-wise. Tests. Attempt and evaluate yourself by online tests and quizzes. Clarify doubts anytime 24/7. You can post your doubts and questions in your batch group or chat one-to-one with world-class teachers. Also, you can publish your question and answers in the blog section.